मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास आधा गांव के भाग 5 तक का वाचन कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास आधा गांव के भाग 6 नमक का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सुलेमान एक छतनार दरख्त की तरह थे जिसके साये में बच्चन को बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन सुलेमान मियां जो साल भर के लिए जेल गए तो बच्चन तड़ से जवान हो गई। उसे बाप के रंग के साथ साथ मां का नमक भी मिल गया था। वह काजल नहीं लगाती थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे सुबह उठते ही झंगटिया बो ने उसकी आंखों में बड़े प्यार से काजल डाला है। उसने कद भी खूब निकाला था। उसकी कमर इतनी पतली थी कि खामखा हाथ में लेने को जी चाहने लगे, और कमर के नीचे चौड़े कुल्हे के खम यूं लगते थे जैसे न्याज के कोरे कूड़े हों। उसका सीना तो दुपट्टे के काबू में ही नहीं आता था। दशहरी के कांसों की तरह भरे भरे तरोताजा होठों से होकर जो आवाज निकलती थी वह इतनी रसीली होती थी कि रस अब टपका और तब टपका। और उसका जूड़ा इतना बड़ा होता था कि नईमा बी का सिर छोटा मालूम होने लगता था। नईमा बी उससे बहुत जलती थी और झंगटिया बो तो उसके हुस्न से डरने लगी थी। गांव भर में बच्चन के टक्कर की एक भी लड़की न थी। वह इतनी खूबसूरत निकली कि मौलवी सैयद बेदार हुसैन जैदी सदरुजुल फाजिल के बदन में भी गुदगुदी होने लगती थी, और वह सोचने लगे कि हड्डी की फिक्र में अपनी जिंदगी खराब करने से कोई फायदा नहीं। एक रोज उन्होंने हकीम साहब से कहा, बुढ़ौती आ गई, भाई कबीर इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। हकीम साहब ने वही जवाब दिया जो उन्हें देना चाहिए था। बोले, मैं तो कहता हूं मुताह कर लो। यही मैं भी सोचता हूं, सुलेमान की लड़की बछनिया कैसी रहेगी। हकीम साहब को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि वह यह नहीं चाहते थे कि उत्तर पट्टी की एक जायदाद का कोई हिस्सा दक्षिण पट्टी वालों के हाथ आए। लेकिन जब उम्र जाया करने के बाद मौलवी बेदार हुसैन सदरुजुब फाजिल को शादी का ख्याल आया था, तो वह बेदर्दी से पट्टीदारी के मामलात नहीं छोड़ सकते थे। बात यह थी कि मौलवी बेदार कोई 20 साल से अपने घर में तनहा रहते थे। 40 साल पहले उनकी भावज का इंतकाल हुआ था। एक भतीजी सी असिया, उसकी भी शादी हो गई थी नूनहारा के अली अकबर मियाँ से। उसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद मौलाना के बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया और मौलाना घर में बिल्कुल अकेले रह गए। यह कोई 20 साल पहले की बात है। मौलाना ने शादी इसलिए नहीं की कि उनके वालिद किबलाओ काबा होने की हद तक मौलाना थे, बड़े नस्साब भी थे। उन्होंने जो हिंदुस्तान के सैयद खानदानों के नसबबानों को खंगाला, तो मालूम हुआ कि अब कोई बेदाग सैयद घराना है ही नहीं कि जिससे वह दूसरी बहू लावें। चुनाचे मौलवी बेदार हुसैन सदरुल फाजिल एक लकोदक मकान में जिंदगी को भुगतने के लिए तनहा रह गए। दिन तो ज्यों त्यों गुजर जाते, लेकिन रातें परेशान करती। बाहरी मकान में तो उनके चरवाहे और 2 नौकर सोते, लेकिन वह खुद रिवाज के मुताबिक जनान खाने में सोया करते थे। एक ऐसे जनान खाने में जो बराए नाम जनान खाना था। चुनाचे मेहराबों के खम गई रात तक उनका मुंह चिढ़ाया करते थे। मौलाना के मकान का जनाना हिस्सा खासा लंबा चौड़ा था, क्योंकि जब मौलाना के मुरीद से आला ने यह मकान बनवाया था तो उन्हें इसका ख्याल भी नहीं आया था कि एक जमाने में सैयदों का ऐसा अकाल पड़ेगा कि बेदार को कोई लड़की नहीं मिलेगी, और मौलवी बेदार इसी वीरान जनान खाने में कैद तन्हाई के दिन गुजार रहे थे। गया अहिर की लाठी खाने के बाद
तन्हाई का यह दर्द इस कदर बढ़ गया था कि दुलरिया भंगीन उनकी निगाहों की हरारत से पिघल पिघल जाती थी। लेकिन मौलाना से देखते ही रहने के सिवा जब और कुछ न हो सका तो दुलरिया भी उनसे नफरत करने लगी। दुलरिया का मियाँ महावीर उससे 12 साल छोटा था। दुलरिया 22-23 साल की कसी कसाई लड़की थी। कोई 4 साल पहले जब वह ब्याह कर आई थी, तभी से उसने गंगौली में छोटी मोटी हजारों नहीं सैकड़ों, और सैकड़ों नहीं तो पचासों रकाबतों की बुनियाद जरूर डाली थी। वह जिधर से टोकरा लेकर गुजर जाती, उधर रास्तों की शाखों में आंखों की हजार कलियां खिल जाती, दरवाजे बाहें बन जाते और बसखटों में नब्जें धड़कने लगती। हद तो यह कि इसमें काम करवाने के लिए कई राकियों और जुलाहों ने अपने अपने मकानों में पाखाने बनवा डाले, वरना सैदानियों के अलावा तमाम औरतें गोल बनाकर लोटे लेकर खेतों में जाती और वहां आसपास बैठकर सासों की शिकायतें करती या सरगोशियों में अपने ख्वाबों और महरूमियों की बातें करती थी। कभी कभी कोई लड़की अंधेरे में जरा दूर सरक जाती थी तो कोई नई बेजबान कहानी बन जाती थी। सिर्फ सैदानियों के पैरों में इन कहानियों की जंजीरें नहीं थी, क्योंकि वह खेत नहीं जाती थी, बल्कि उनके लिए घरों में गंदे सड़े हुए संडास थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सैदानियों के हिस्से में कहानियां ही न आई हों। फला मियाँ की बीवी अपने भतीजे से फंसी है, फला को उसके देवर ने रख छोड़ा है। लेकिन इसमें शक नहीं कि इन कहानियों में भी हड्डी का ख्याल रखा जाता था। यानी यह कभी नहीं हो सकता था कि फला की बीबी फला राकी या जुलाहे से फंसी हुई है। मौलवी बेदार हुसैन सदरुजु फाजिल के हिस्से में कोई कहानी इसलिए नहीं आई कि उनके जनान खाने में कोई औरत ही न थी। आसिया की मां का इंतकाल चूंकि बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी परवरिश उसके ननिहाल में ही हुई थी। जिस घर में कोई औरत ही न हो, उस घर में कोई औरत किस बहाने से आए। चुनाचे जब दुलरिया आई भी तो मौलवी बेदार बेचारी की समझ में न आया कि वह उसे देखते रहने के सिवा और क्या करें। इसीलिए दुलरिया इनसे नफरत करने लगी और किसी न किसी तरह उसने मौलाना के घर अपनी बेवा ननद को लगा दिया, जो कोई 50 साल की निहायत ही बदसूरत औरत थी। मौलाना साहब बेचारे बिल्कुल ही मायूस हो गए थे कि एक रोज उन्होंने फुन्नन मियाँ के घर से झांकती हुई बच्चन को देख लिया, जो सामने ही कबड्डी खेलने वाले लड़कों को देख रही थी। जाहिर है कि मौलाना उसे मुड़ मुड़ कर नहीं देख सकते थे, इसलिए वो बढ़ते चले गए। लेकिन फिर लगातार कई दिनों तक बछनिया का ख्याल लाल चींटियों की तरह उनके बदन से लिपटा रहा। हकीम साहब को यह तफसीलात नहीं मालूम थी, लेकिन उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। उन्होंने जब देखा कि 50 बरस के मौलाना एक गैर सैयद और हरामी लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने जान लिया कि दाल में कुछ काला जरूर है। इसलिए उन्होंने मौलवी बेदार के सवाल का फौरन कोई जवाब नहीं दिया। भाई, वो तो हरामी है। आखिर उन्होंने ऐतराज का एक पहलू निकाल लिया। तो एमे ओ का कौन कसूर है? मौलवी बेदार ने कहा। ओ का कसूर तो ना है, बाकी लोग का कही हैं। ये तो कहीं ना लिखा है कि हरामी लड़की से निकाह नाजायज है। आखिर हमहू सुल्तान बमदारिस में भाड़ ना झोंका है, हुआ पुराने हदीस ना पढ़ते रहे। तो का कहीं ये लिखा है कि हरामियन से बियाह ना करे के? हकीम साहब को यह मालूम था कि यह कहीं नहीं लिखा है कि हरामियों से शादी नहीं हो सकती। फिर भी उन्होंने सवाल किया, क्योंकि लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन यह बात बहुत अच्छी नहीं मालूम होती कि कोई सैयद ज्यादा किसी हरामी लड़की से शादी करे, और हरामी भी कैसी कि जिसकी मां चमाइन हो और वह दक्षिण पट्टी की चमाइन हो। क्योंकि हकीम साहब ये बातें नहीं कह सकते थे, इसलिए मौलवी बेदार हुसैन सदरुजु फाजिल ने उन्हें कायल कर लिया। तय पाया कि सुलेमान की ननिहाल वालों के जरिए बातचीत शुरू की जाए। चुनाचे रज्जब अली मियाँ की मजलिस में शिरकत करने के लिए जो हकीम साहब पारे गए, तो उन्होंने मौका निकालकर सुलेमान के मामू अली मुर्तुजा खां से यह जिक्र निकाला
कि बेदार मियाँ की उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, इतनी बड़ी जायदाद है, और फिर यह कि बच्चन के लिए कोई शरीफ लड़का तो नहीं मिल सकता। चुनाचे जब एक जुमे को अली मुर्तुजा खां सुलेमान से मिलने जिला जेल गए तो उन्होंने इस रिश्ते का जिक्र किया। सुलेमान ने कहा कि वह भैया यानी वजीर मियाँ और मजले भैया यानी बशीर मियाँ की राय के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो अली मुर्तुजा खां ने वजीर मियाँ से जिक्र किया। वजीर मियाँ ने कहा कि 14,000 सिक्के रायजुल वक्ल पर निकाह हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। अली मुर्तुजा खान ने यह जवाब गंगौली जाकर मौलवी बेदार को सुना दिया, और हकीम साहब की मुखालिफत के बावजूद मौलवी बेदार ने यह बात मान ली। तय यह हुआ कि चंद महीनों बाद जब सुलेमान जेल से छुटकर आ जाएंगे तो निकाह हो जाएगा। यह खबर छिपी रहने वाली तो थी नहीं, पर लगाकर उड़ी और आसिया के ससुराल की खपरेल पर बैठकर बाग देने लगी। आसिया ने यह सुनते ही डोली मंगवाई। आसिया की डोली दक्षिण पट्टी के बड़े फाटक में उतरी। वहां नईमा बी और उसकी बहन कुंवरा के सिवा और कोई न था। जाहिर है कि आसिया जैसी खरी सैदानी इन पाबंदियों की मेहमान नहीं हो सकती थी। चुनाचे वह अग्गू मियाँ के खाली घर से होती हुई फुस्सू मियाँ के घर चली गई। सुबह का वक्त था। रब्बन भी धूप में बैठी तामचीनी के एक बड़े प्याले में चाय पी रही थी, और फुस्सू की बीवी सकीना भी बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी अपने मायके को याद कर रही थी, और उनकी बड़ी बेटी सलमा चपातियां बेल रही थी। फुफ्फू आदाब। आसिया ने रब्बन बी को सलाम किया। जीती रहो। रब्बन ने प्याले को पलंग पर रख कर कहा, ए धिया, तू तो नैहर वालन को एकदम मैं भूल गई। क्या बताएं फुफ्फू, कभी हई बीमार है तो कभी हाउ बीमार है, और फिर यहाँ के पास आवे। आसिया बोली, एक ठो बच्चा है तो सुने रहे कि वो बछनिया से ब्याह कर रहे। नौज। रब्बन ने नाक पर उंगली रखी। ये बेदार सठिया गए हैं का? ले तो वो बेचारे अकेले घरवा में का करें। सकीना ने बावर्ची खाने से टुकड़ा लगाया। अब बेचारे बुढ़ाए हैं, बदन का दिल दुखत हुई है। हम मजाक न कर रहे भौज, आसिया ने कहा। सच ही बियाह हो गवा तो बिरादरी वाले का कही हैं? तब बिरादरी वाले आके उनका बदन दबाव, उनके खाए पिए का ख्याल कर, और वो तुम्हें उनकी बड़ी फिक्र है तो तुम ले जाके रख ले उन्हें। सकीना ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये कहो कि सोचियो कि अब वो बियाह किहिन और लड़का बाला हो गवा तो जिम्मेदारियां चली गई हैं। आसिया तिल मिलाई। जे की जिम्मेदारी हुई हो वो न फिक्र करी हैं। ए बहनी, हम हो कौनो भिखमंगन के घर से ना आए हैं। सकीना ने सोचा कि फासला ज्यादा है, इसलिए वह बावर्ची खाने से उठकर आंगन में आ गई। लेकिन रब्बन बी ने मदाखलत की। बहुत दिनों के बाद गंगौली में ठहरी हुई जिंदगी में कोई तूफान आया था। फौजदारियां वौजदारियां तो होती ही रहती हैं। मर्द हैं तो ताक झाक भी करेंगे, रखनियां भी रखेंगे। आखिर गोरे मियाँ ने याकूत को रखा, और जहीर मियाँ ने पुखराज को। हुन्नन करामात अली की बीबी को निकाल लाए। लेकिन अब तक किसी सैयद ने किसी रखनी की लड़की को पयाम नहीं दिया था। ऐसे मौजूद तो कई जिंदगियों के बाद मिलते हैं। चुनाचे रब्बन बी ने अपनी बहू को घुड़क दिया। ए दुल्हन, ये तो कौनो लड़े की बात ना है। सकीना दिल ही दिल में रब्बन को कोसती हुई बावर्ची खाने में चली गई। वह रब्बन बी से सख्त नफरत करती थी। बुढ़िया मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुंजियां संभाले बैठी हुई थी, और सकीना को एक एक पैसे का मुंह देखना पड़ता था। रब्बन बी ने जो पहना दिया पहनना पड़ा, जो खिला दिया खाना पड़ा। खुशू इसलिए दम साधे रहते थे कि जायदाद रब्बन बी की ही थी, जिसके बलबूते पर वह रईस बने हुक्का पीते थे और आसामियों को गाली देते थे। वैसे फुस्सू भी सकीना से बहुत खुश नहीं थे। उन्हें सकीना की बदसूरती से कोई गिला नहीं था। बीवियों के लिए खूबसूरत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। खूबसूरती तो रंडियों के लिए जरूरी है। इन्हें शिकायत यह थी कि सकीना के यहाँ ताबड़तोड़ 7 लड़कियां हो चुकी थी, और फुस्सू मियाँ एक बेटे के अरमान में मरे जा रहे थे। जब बच्ची पैदा होती
तो फुस्सू मन्नते वन्नते मानकर गंदे ताबीज में जकड़ जकड़ाकर फिर कोशिश में लग जाते। यहां तक सकीना को मतली होने लगती और वह कोरे बर्तन में खाने लगती। ये दिन फुस्सू बड़े बेचैनी में गुजारते, यहां तक कि फिर लड़की हो जाती और फुस्सू का मुंह लटक जाता और रब्बन भी हाथ उठा उठाकर सकीना को कोसने लगती। लड़की पर लड़की पैदा तक किए जा रही हो, बाकी घर में रोकड़ ना धरा है। सकीना इन कोसनों को पी जाती, तन्हा होती तो रोती और अपने को बद्दुआ देती। खुद उसने भी अनगिनत मन्नतें मान रखी थी, साधुओं फकीरों पर न मालूम कितने पैसे खर्च कर चुकी थी। रब्बन भी को यह मालूम नहीं था, मगर सकीना ने अपना उतराज बिकवाकर एक आमिल से छल्ला खिंचवाया था। इसके नतीजे में तीसरी लड़की हुई थी और तब दुआ ताबीज पर से सकीना का एतबार उठ गया था। उसने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया था कि दो लड़कियां और हुईं और उसने सोचा कि लड़की या लड़का होने का अल्लाह मियाँ के कारखाने से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस ख्याल ने उसकी अकायदी जिंदगी में फिर सुकून पैदा कर दिया और वह 8वीं लड़की के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई। चुनाचे वह तो फिर बावर्ची खाने में चली गई और वहां बैठकर सलमा को देखने लगी, जो चपातियां बना रही थी, और सोचने लगी कि सलमा और बछनिया में 8 ही दिन की तो छुटाई बढ़ाई है। यह बात रब्बन और फुस्सू को भी मालूम थी। फुस्सू भी रिश्ते की फिक्र में थे और रब्बन भी जहन दौड़ा रही थी, मगर इन दिनों रिश्ता करने से जी डरता था। खुदा गारत करे, मुए जर्मनों को जिन्होंने लड़ाई छेड़ रखी थी, फौज में भर्ती हो रही थी। खुद गंगौली में हकीम अली कबीर के दरवाजे पर भर्ती का दफ्तर खुल गया था। धड़ाधड़ लोग फौज में भर्ती हो रहे थे। ई बखत अपनी अपनी लड़कियन को छाती से लगा के बैठे का है, ए बहनी का पता कब कौन लाम पर चला जाए। यह बात उन्होंने अगू मियाँ की बीबी से कही थी जब वह सलमा के लिए कासिम का पयाम लाई थी, और यह बात अगू मियाँ की बीबी के दिल में तीर की तरह तराजू हो गई थी, क्योंकि कासिम इनका पहलौठी का बेटा था और अगू मियाँ की मुखालफत के बावजूद फौज में भर्ती हो गया था। नहीं बहनी मत बियाह, अगू मियाँ की बीबी ने कहा था। सईद के रखला अपनी बेटियन को, और रब्बन बी ने अपनी लड़कियों को वाकई सईद के रख लिया। कई बार इस बात पर बहू से तकरार भी हो गई, क्योंकि सकीना का ख्याल था कि ब्याह माँ बाप का काम है, आगे लड़कियां जाने और उनकी तकदीर जाने, और कौन जाने ये लड़ाई कभू खत्म हुई है कि ना ही। हर चीज में तो आग लग गई है। टाट का दुपट्टा ओढ़े ओढ़े कंधा दुखे लगा, नजर न्याज को चीनी ना मिले। पर साल एक ठो मन्नत उतारे को रहे तो अलम पर चढ़ावे के कपड़ा ना मिला, ये तो लड़ाई खत्म होवे का लक्षण ना है। यह तो वही कह रहा हो, रब्बन बोली। कल लड़किया को यह टाट का कपड़ा देके विदा करिए। रब्बन बी की इस दलील ने सकीना को लाजवाब कर दिया, लेकिन जब वह सलमा की तरफ देखती तो घबरा जाती कि जमाने के पास कुछ हो या न हो, लेकिन जबान गज भर की है। अगर किसी ने लड़कियों को कुछ कह दिया तो गजब हो जाएगा। चुनाचे वह सा गुस्सा सलमा पर उतारती थी। गोया लड़ाई जर्मन ने नहीं शुरू की थी, बल्कि खास सलमा ने शुरू की थी। इसीलिए वह जो बावर्ची खाने में पहुंची तो उस वक्त सामत की मारी सलमा सबसे छोटी बहन के लिए आटे की गुड़िया बना रही थी। बस सकीना उबल पड़ी। ये तू रोटी बेल रही है, ये रोती रही, तनी चुरगो कम। सकीना बिल्कुल आपे से बाहर हो गई। लेहड़ा भर लड़कियन के वास्ते चिड़िया बनाओ कोहू तो मन भर आटा चाहिए। सलमा ने चिड़िया में और आटा मिलाकर चंगेली बनाना शुरू कर दिया, मगर सकीना का जी बावर्ची खाने में नहीं लग रहा था। इसलिए वह फिर निकल आई और खटोले पर बैठकर पान बनाने लगी। उसने यह फैसला कर लिया था कि वह रब्बन और आसिया की बातचीत में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेगी। और वो भला हमारी बात सुनिए, आसिया कह रही थी। आप तनी झंगटियाबो को समझाइए ना। सुन रहे हो दुल्हन, रब्बन ने सकीना को मुखातिब किया। वो दिमाग मोरे समझाए से मनी है। इत्तिफाक से एन उसी वक्त झंगटियाबो आ गई। रब्बन, सकीना और आसिया को सलाम करके वह जमीन पर बैठ गई।
उसे 4 आने पैसे की जरूरत थी। वह बराबर रब्बन बी से छोटे मोटे कर्ज लिया करती थी। एक बार तो मुहर्रम के कड़े बनवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उसने रब्बन बी के यहाँ चांदी की पहुंची रखकर रुपए लिए थे। रब्बन बी के पास लकड़ी का एक छोटा सा संदूकचा था, जिसमें उसका कलमदान रहता था। उसी में तोहफल्लू आम और पंज सुरह और नादे अली गरज की सभी कुछ होता था, और एक सुर्ख कपड़े की थैली भी होती थी, जिसमें नकदी रहा करती थी। रब्बन बी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मित्रों, एक शब्द आया है, तोहफल्लू आम। यह एक किताब है। सिया घरानों में इस किताब के बिना काम नहीं चलता। इसमें अच्छी बुरी तारीखें, हर त्योहार और धर्म की तमाम जरूरी बातें जमा कर दी जाती हैं। अब आते हैं वाचन पर। लेकिन उनके मियाँ मीर अतहर हुसैन ने उन्हें इस्सतलाही सिखला दी थी। वह इस्सतलाही में खते खिताब भी करती थी और याददाश्तें भी लिखा करती थी। का है रे? उन्होंने झंगटिया बो से पूछा। ऐसे ही सोच ली कि तनी बीबी के सलाम कर ले ही, झंगटिया बो ने कहा। पान खइबे? सकीना ने पूछा। झंगटिया बो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ फैला दिया और सकीना के फैले हुए हाथ पर तह किया हुआ पान का बीड़ा ऊपर से छोड़ दिया, जो उसकी हथेली पर गिरकर फूल गया। झंगटिया ने सलाम करके वह पान खा लिया और सकीना आसिया के लिए गिलौरी बनाने लगी। अब तो को ऐसा दिन लग गए हैं रे कि तय बछनिया का विवाह चच्चा से कर ले। आसिया ने हमला किया। झंगटिया बो ने रब्बन की तरफ देखा। रब्बन भी की आंख में इस वक्त गजब की चमक थी। ए बहनी, आप तो नाहका न बिगड़ रही हाँ, हम तो ना न गल रही रिश्ता लेके। उसने सवाल किया। सवाल माकूल था। आसिया सटपटा गई और फिर वह पंजे झाड़कर झंगटिया बो के पीछे पड़ गई। झंगटिया बो चुपचाप सुनती रही। लेकिन जब आसिया ने अली अकबर और बच्चन को याद करके सुलेमान को कोसना शुरू किया, तो झंगटिया बो की अजली खामोशी की जंजीर टूट गई। ए बीबी, बस रहने दे, वह बोली। कुछ कह दे तो सब जनी कहे लगी हैं, बाकी हम तोहार दिया न खाद बाड़ी। भगवान वजीर मियाँ और वसीर मियाँ के बनावे रखे, काहे का दबे हम। आसिया सन्नाटे में आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि झंगटिया वो बराबर से जवाब देगी। वो रंडी हमारे घर में विवाह के आई है, वो तो रंडी ना है, बाकी हमहू बीवैने में रहिला। कछु कह देब तो आप चिचियावत नुनहरा तक चल जई हैं। रब्बन ने सोचा कि बात हद से बढ़ी जा रही है। वह दिल ही दिल में तो खुश थी कि झंगटिया बो ने अच्छी खबर ली, लेकिन बिरादरी में नक्कू बनना नहीं चाहती थी। आखिर तो बीबियां कहेंगी कि रब्बन भी देखती रही और चमाइन ने अपनी जूती से आसिया की नाक काट ली। अच्छा बस, उन्होंने झंगटिया बो को डांटा। ढेर पर मत चढ़। यह सुनकर झंगटिया बो अपने आप को कोसती हुई चली गई। उसे दरअसल जिंदगी में पहली बार सुलेमान पर गुस्सा आया था। क्या चंपाकली जैसी बच्चन मौलवी बेदार के लिए पाली पोसी गई थी? उनमें अब रखा क्या होगा? फिर आखिर सुलेमान ने हाँ क्यों कर दी? सोचकर उसके गुस्से की बाग सुलेमान की तरफ मुड़ गई और वह सुलेमान के उठाने पर पहली बार पछताई, वरना बछनिया का ब्याह तो चौधरी के लड़के से होता। बछनिया को इस तूफान की खबर भी न थी। वह एक पलंग पर लेटी कोई नौहा गुनगुना रही थी, क्योंकि मुहर्रम सिर पर आ गया था। वह बहुत खुश थी कि सरबरी बाजी इस धुन को सुनकर फड़क उठेंगी। फिर सरबरी बाजी का ख्याल मासूम का ख्याल बन गया और वह सोचने लगी कि मासूम वह मोतियों वाला हार लाएगा या नहीं। पता नहीं 6 साल पहले किया हुआ वायदा उसे याद होगा कि नहीं। बसीर मियाँ और वजीर मियाँ के तमाम लड़कों में से उसे मासूम सबसे अच्छा लगता था, लेकिन वहीं उसके लिए सबसे कम वक्त निकालता था। इन दोनों घरों के लड़के उसे यूं भी गांव के दूसरे लड़कों से जरा अलग नजर आते थे। वे अपने हलके में इस कदर खोए रहते थे कि उन्हें शायद इसकी खबर ही न थी कि बच्चन जवान हो गई है। मुनुस मियाँ सरबरी बाजी की गुड़ियों की टांगें चीरने और दुल्हन अर्थात बसीर मियाँ की बीबी से मार खाने में मसरूफ रहते थे, और मासूम को मुनिस का दुमछल्ला बनकर घूमने के सिवा
कोई और काम ही न रह गया था। 5 साल की बीमारी से वह उठा तो उसकी एक टांग खराब हो गई, मगर खराब हुई क्या खाक, खपरेल खपरेल घूमता फिरता है। और बड़की बीबी अर्थात अकबरी बीबी, बशीर मियाँ की माँ, पीछे पीछे भागती रहती है, उसे कोसती रहती है और उसके लिए दुआएं मांगती रहती है। इस मंजर के बारे में सोचते ही बच्चन मुस्कुरा दी कि देखें यह लंगड़ा मासूम कैसा लगता है। अब उसे क्या मालूम था कि ऐन उसी वक्त झंगटिया बो आ जाएगी। तुम मुस्कियात बाड़ू, झंगटिया बो ने एक दो हत्थड़ मारा। हई होठवा काट के फेंक दे, समझ लू। बच्चन की समझ में इस गुस्से की वजह बिल्कुल नहीं आई। ई त ना हुई कि तनी घरवा के झाड़ पोछ के चिक्कन कर दें, जंगरो न चाही। ई ना सपरी, 2 दिन में बाबा यहाँ मेल ल तू, तनी अली अकबर के बाबा के आ लेवे द। तुहार त हम तौन दुर्गत बनाई कि मुस्कियाई बल भूल जइहा। बछनिया चुपचाप मार खाती रही। जब वह छोटी थी तो भाग जाती थी, मगर जवानी और खूबसूरती का बोझ बहुत भारी होता है। झंगटिया बहू उसे देर तक पीटती रही, फिर वह थक गई तो रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। अली अकबर को याद करने लगी, जिसको वजीर मियाँ अपने साथ गाजीपुर ले गए थे, जो वहां उनके बेमाँ के बच्चे के साथ खेलता था और ऊपर का काम धाम किया करता था। नईमा बी को आते देखकर उसने आंसू डाले। नईमा बी थी तो जुलाहिन, लेकिन झंगटिया बो के सामने वह पक्की सैदानी बन जाती थी और हिकारत का जो सुलूक दूसरी सैदानियां उनके साथ किया करती थी, उसका इंतकाम वह झंगटिया बो से लिया करती थी। वह बहरहाल झंगटिया बो से अफजल थी, क्योंकि अव्वल तो वह जुलाहिन थी, जमाइन नहीं थी, और दूसरे यह कि हम्माद के अब्बा ने उन्हें यूं ही घर में नहीं डाल लिया था, बल्कि मौलवी बेदार के अब्बा मौलवी दिलदार ने बकायदा निकाह पढ़ा था। झंगटिया बो का लड़का अली अकबर खां नहीं हो सकता था, लेकिन उनका बेटा हम्माद बकायदा सैयद हमाम हुसैन था। इसीलिए उन्हें इसका अफसोस नहीं था कि बेटे जेल में हैं। मौला के लिए तो वह अपना सिर कटा सकती थी। वह भी दूसरी सिया औरतों की तरह यह अरमान किया करती थी कि न हुई वह करबला में, वरना वह भी हम्माद को मौला पर निसार कर देती। ये सिया औरतें अपने बच्चे को निसार करने का ख्वाब जरूर देखती हैं, लेकिन बच्चों को निसार करने के बाद इनका काम जैसे खत्म हो जाता है। उन्हें यह ख्याल नहीं आता कि फिर उन्हें जैनब उम्मे कुलसुम के साथ बेपर्दा बाजारों में भी घूमना पड़ता। उन्हें तो इसका अफसोस था। तनी दाल बना दे। उन्होंने चने की दाल से भरी हुई एक डलिया झंगटिया बो की तरफ बढ़ा दी। सोच रहो कि चने का हलवा बना ले वो थोड़ा सा, वहां हम्माद को कानी काका खिलाए हो ही सब। झंगटिया बो ने डलिया ले ली। नईमा भी फिर अपनी खिलवत की तरफ चली गई और झंगटिया बो सोचने लगी कि सच तो है, जेल में अली अकबर बाबू को खाने के लिए भला क्या मिलता होगा। उसका बाप नकबजनी के सिलसिले में जेल काट चुका था। उसे मालूम था कि जेल से खाने को क्या मिलता है। मिट्टी की रोटियां, कंकड़ों की डाल। अली अकबर के बाबू तो सूख लकड़ी हो गए होंगे। उसके दिल में दर्द की ऐसी लहर उठी कि वह बेचैन हो गई। उसकी बड़ी बड़ी गहरी सियाह आंखें फिर भर आईं, क्योंकि वह अली अकबर के बाबू के लिए कुछ पका नहीं सकती थी। अव्वल तो उसे उन चीजों को पकाने का तरीका ही नहीं मालूम था जो चीजें सैयद बाड़े में पकती थी। अगर उसे मालूम होता तो भी क्या फर्क पड़ता। सुलेमान उसके हाथ की चीजें खाते जो नहीं थे। तय ना पकई बरे कुछ, उसने बच्चन से कहा, क्योंकि बच्चन को वे तमाम चीजें पकाने का तरीका मालूम था जो चीजें रब्बन बी और अग्गू मियाँ के घरों और बड़के फाटक में पकती थी। लेकिन यह कहकर उसे ख्याल आया कि वह रब्बन बी के यहाँ चवन्नी मांगने गई थी। तनी रब्बन बी के घर में चल जाता और एक ठो चवन्नी ले आवा। बच्चन से यह बात कहकर वह दाल पीसने लगी। बच्चन रब्बन बी के घर जाने से कभी नहीं कतराती थी, क्योंकि उनके घर में पले सफिरवा उर्फ सफीर मोहम्मद का मुस्कुराना उसे बहुत अच्छा लगता था, और शायद सफिरवा को यह बात मालूम थी, क्योंकि वह बच्चन को देखते ही मुस्कुराने लगता था। एक रोज तो उसने रब्बन बी और अग्गू मियाँ के मकानों के बीच वाले जनाने गलियारे में बच्चन का हाथ भी पकड़ लिया था।
हुआ यूं कि कोई तारीखी मजलिस थी। रब्बन बी, सकीना और सलमा गरज की पूरा घर ही बड़के फाटक में था। बच्चन कुछ धान कूट रही थी, इसलिए वह बिछड़ गई और अकेली पड़ गई। धान कूट काट कर जब वह मजलिस के लिए निकली तो अग्गू मियाँ के घर की तरफ से आता हुआ सफिरवा मिल गया। उसका बदन बड़ा ही खूबसूरत था। हुन्नन मियाँ का ख्याल था कि झंगोरी की तरह सफिरवा भी उनके अखाड़े का नाम ऊंचा करेगा। अपने से ड्योढ़े पट्टे को तो वह अब भी गेंद की तरह उछाल देता था, तो भला बच्चन की क्या हैसियत थी। जो कुछ हुआ उसके लिए बच्चन तैयार न थी। उसका अंग अंग दुखने लगा। यह कोई 4 महीने पहले की बात है। तभी से सफिरवा की मुस्कुराहट बामानी हो गई थी। वह काम बेकाम झंगटिया बो के पास आने लगा था। उसका आना जाना इस कदर बढ़ गया था कि एक दिन नईमा बी ने अपनी बहू से कह दिया, तू देख ली हो दुल्हन, ये झंगटिया बो एक दिन सफिरवा के साथ निकल गई है। झंगटिया बो तो नहीं निकली, लेकिन जब उस रोज बछनिया गलियारे में पहुंची तो अचानक सफिरवा मिल गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हमेशा की तरह बछनिया का जी सनसना गया। सफिरवा उसे अग्गू मियाँ के वीरान जनान खाने में घसीट ले गया। वह लाख कहती रही कि एक जरूरी काम से रब्बन बी के पास जा रही है, लेकिन सफिरवा नहीं माना। तू को कुछ मलमो है, तुरा बियाह मौलवी बेदार से हो रहा है। जवाब में बच्चन ने सफिरवा को एक ऐसी बात बताई, उसका रोआ रोआ नाच उठा। उसकी छोटी छोटी चमकदार आंखों में एक नई चमक आ गई। उसकी छाती कुछ और चौड़ी हो गई। उसकी आंखें बच्चन के बदन पर जम गईं। वह शर्मा गई और सफिरवा को यह शर्माई हुई बछनिया उस बछनिया से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम हुई जिसे उसने कोई 4 महीने पहले बगल वाले जनाने गलियारे में पकड़ा था। तुम्हार माई को मालूम है? उसने पूछा। नहीं, बाकी ये बात न छिपी। और अब हिया हम लोगों का गुजारा न हुई। चल कलकत्ता भाग चलल जाए। लेकिन बछनिया भागने को तैयार न हुई। सफिरवा की सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। वह बच्चन से रूठकर चला गया। बच्चन अग्गू मियाँ के वसीह वीरान जनान खाने में अकेली रह गई। हम्माम मियाँ की बीबी कुबरा किसी काम से रब्बन बी के घर गई तो उसने बच्चन को सहधरे में चुपचाप बैठे देखा। बाद में जब हंगामा हुआ तो उन्होंने बताया कि उनका माथा तो उसी रोज ठनका था। हालांकि उस रोज उनका माथा वता हरगिज नहीं ठनका था। तो यहाँ क्या कर रही? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, वह यह भूल गई कि वह रब्बन बी के यहाँ एक चवन्नी मांगने जा रही थी, इसलिए वह अपने घर की तरफ चली गई। कुबरा रब्बन बी की तरफ चली गई। रब्बन बी पलंग पर बैठी आसिया के साथ नाश्ता कर रही थी। घी नमक की टिक्कियों और अंडे के खगीनों की खुशबू दरवाजे तक कुबरा को लेने आई। आसिया से खैर सल्ला करके कुबरा एक और पलंग पर बैठ गई। रब्बन ने उसे नाश्ता में शरीक होने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। सलमा उसके लिए पान लगाने लगी। हमने सुना कि बाजी आई है तो सोचा कि सलाम कर लें, कुबरा ने कहा। बस बात चल पड़ी कि जमाने में तो बिल्कुल आग लग गई है, कोई चीज मिलती ही नहीं। अब यह खुदा का गजब नहीं है तो और क्या है कि गेहूं 4 सेर का मिल रहा है। कफन के लिए परमिट लेना पड़ता है और परमिट के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ये बातें तो रब्बन, सकीना और कुबरा को भी मालूम थी, लेकिन आसिया ने एक अचंभे की बात बताई कि सुखरमुआ चमार का लड़का परुश्रमुआ खद्दर की टोपी पहने ऐसी ऐसी तकरीर कर रहा था कि मौलवी इब्ने हसन का करी हैं। खुदा गारत करे ये मट्टी मिले कांग्रेसियन को, जिन्होंने चमारों और भंगियों का रुतबा बढ़ा दिया है। वो सब अब अछूत ना हैं, हरिजन हो गए हैं। उन्होंने मुर्दा खाना भी छोड़ दिया है और कोई महीना भर पहले चमारों का एक गोल परशुरमवा की लीडरी में पंडिताने के कुएं पर चढ़ गया और पानी भर लाया। यह बात सुनकर रब्बन बी की इकलौती आंख हैरत से चढ़ गई। उनके ख्याल में यह सब जर्मन का कसूर था, वरना चमारों का यह हौसला नहीं हो सकता था। रब्बन बी के ख्याल में तो जंगलबाड़ी के सारे थान लाम पर भेजे जा रहे थे। उनका मसला तो सिर्फ इतना था कि उन्हें ओढ़ने के लिए बारीक दुपट्टे नहीं मिल रहे थे और चाय के लिए शक्कर मिलने में दिक्कत हो रही थी। पिछली सबे बारात में खाण का हलवा नजर करना पड़ा था। साल भर ककूलत रही कि खुदा जाने
मुर्दों ने खाड़ का हलवा देखकर कबूल भी किया कि नहीं, मगर जब साल खैरियत के साथ गुजर गया तब उनकी जान में जान आई। मगर ये परसुरमुआ वाली बात तो खाड़ के हलवे से भी ज्यादा मीठी थी। सुन रही है कि कुछ गड़बड़ होए वाला है। आसिया ने गिलौरी को कल्ले में दबाकर कहा, ए बहनी, अब और का गड़बड़ हुई? बाकी बेदार चच्चा शक्कर कहाँ से भेजी हैं? बात फिर घूम फिर कर मौलवी बेदार की शादी तक आ गई। भाड़ में जाए चच्चा, अब भाड़ में जाए उनका विवाह। आसिया बोली, मैं अब बछनिया कलमुही को चच्ची पुकारे गंगोली में ना आई हो। थोड़ी देर बाद आसिया चली गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 6 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।